सो हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 की। सिंपल जी। आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आराम से आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। चैप्टर नंबर आज करने वाले हैं 5वां। सिंपल जी। चलिए, और जो चैप्टर नंबर 5वां है, इस कंसेप्ट के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे एमपीएस क्या होता है, एपीएस क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, एपीसी क्या होता है। हम समझेंगे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और उसका कंसेप्ट क्या होते हैं, और कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल जी। कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे, हैंड राइटिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, तो इस वजह से आपको कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5वां आता है। ठीक है जी। इस चैप्टर के अंदर भी आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस ये 4 कंसेप्ट सीखने हैं। जैसे आपने ये 4 कंसेप्ट खत्म कर लिए, वैसे ही आपका पूरा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, या फिर सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम आता है कंजम्पशन एंड सेविंग। अब ये कंजम्पशन क्या होता है और सेविंग क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है जी। पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले रटवा दिए थे बस खाली कंजम्पशन के। ठीक है जी। मैंने आपको क्या बोलते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूले हो सकते थे उसके बारे में बस आपको बता दिया था कि ऐसे ऐसे कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। लेकिन इस बार थोड़ा सा समझेंगे कि सच में वो जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में होता ही क्यों है। ठीक है जी। वैसा फॉर्मूला होता क्यों है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कंजम्पशन। जैसा सही कंजम्पशन के बारे में बता रहा हूं, वैसा ही सेम होगा सेविंग के बारे में भी। क्या होगा? सेम। ठीक है जी। कंजम्पशन बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरा होता है इंड्यूस्ड। अब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या भला है और इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या भला है, समझिए। जो भी पैसा हम खाते हैं, मतलब जो भी पैसा हम कमाते हैं, उसके 2 काम होते हैं, या तो पैसा खाना या फिर पैसा बचाना। इसलिए जो इनकम का फॉर्मूला होता है वो होता है Y = C + S। C मतलब कंजम्पशन और S मतलब सेविंग। सिंपल। तो जो भी पैसा हम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। अब वो जो कंजम्पशन होता है, मैंने आपको टेबल में भी बताया था, कंजम्पशन जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे अगर हमारी इनकम 0 है तो ऐसा तो नहीं है कि हम कंजम्पशन 0 कर देंगे, कुछ ना कुछ हमें खाना ही पड़ेगा। इसलिए हम कंजम्पशन 60 ले लेते हैं कि स्टार्टिंग में जब इनकम 0 होती है उस टाइम पे कंजम्पशन क्या मान लेते हैं? 60। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं शरीर की, जो कि जरूरी होती हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं कमाते तो आप चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा। वो जो खाना आप खा रहे हो वो मिनिमम कंजम्पशन होता है। वो होता है एक ऐसा कंजम्पशन जो कि इनकम के 0 लेवल पे पाया जाता है, इनकम के 0 लेवल पे पाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करते हैं C बार से। जबकि जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है, अच्छा, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होता है वो इनकम के 0 लेवल पे भी पाया जाता है। इनकम अगर 0 होगी तब ऑटोनोमस कंजम्पशन पाया जाता है। सिंपल जी। तो मैंने यहाँ पे क्या माना था ऑटोनोमस कंजम्पशन को? 60। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो चेंज नहीं होता इनकम के साथ साथ। ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, ये इनकम पर डिपेंड नहीं होता। चौथा, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, क्योंकि ये इनकम पर डिपेंड नहीं होता, दैट्स व्हाई ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो C बार हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं, आसान था, ये था। बात करते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है? जो इनकम के 0 लेवल जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी क्या होता है? लगातार बढ़ता जाता है। जैसे जब मैं थोड़ा छोटा बच्चा था तो उस टाइम पे मेरी इनकम थोड़ी कम थी, हमारे पेरेंट्स की थोड़ी इनकम कम थी, तो फिर वो हमको बेसिक नीड्स ही दिला पाते थे बस खाली, यानी जूता, कपड़ा, क्या बोलते हैं, खाना पीने का सामान, बस ये सब चीजें। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा बढ़ते चले गए वैसे वैसे मेरे जो पापा हैं उनकी सैलरी जो है या फिर जो उनकी इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ती गई, और उनकी इनकम बढ़ती गई तो हम मेले में जाने लग गए, हम घूमने फिरने लग गए, हम खिलौने लेने लग गए। समझे? अब ये जो खिलौने लेने लग गए या फिर जो आईफोन लेने लग जाते हैं लोग इनकम बढ़ने के बाद, या फिर टीवी, फ्रिज, ये सब लेते हैं, ये बेसिक नीड्स में नहीं आता है। लेकिन फिर भी क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो थोड़ा सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को इजी बनाने के लिए, लाइफ स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए थोड़ी सी हम कंजम्पशन भी क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं चीजों का। और क्योंकि ये जो कंजम्पशन बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? इनकम के बढ़ने की वजह से। अगर इनकम ना बढ़ती तो जरूरी है फ्रिज ला के रखते घर में? नहीं, इनकम ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे फ्रिज का? मेन तो इनकम बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। समझे? अगर मेरे पास पैसा ही ना हो तो फिर मैं क्या करूंगा? खिलौनों का। मेरे को तो खाने के लिए पैसे जुटाना पड़ेगा पहले।
समझे? ये तो फ्रिज पंखे सब तो बाद की चीज है, पहले खाने के लिए पैसा तो आए, समझे? तो इसलिए जब इनकम जीरो लेवल नहीं होती, मतलब जीरो लेवल होती है, तो उस टाइम पे बेसिक के ऊपर फोकस करते हैं। जब इनकम धीरे धीरे बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी क्या होता है, बढ़ता है। तो वो कंजम्पशन जो इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ता है उस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। यानी वो कंजम्पशन जो इनकम के ऊपर डिपेंड होता है उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। दैट्स व्हाई हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी वाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी वाई से। वाई का मतलब यहां पे है कंजम्पशन, क्या मतलब है, कंजम्पशन। वाई का मतलब होता है यहाँ पे कंजम्पशन और बी का मतलब होता है एमपीसी। बताऊंगा आगे क्या चीज है ये एमपीसी और ये क्या चीज होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में समझाऊंगा सब, ठीक है जी। तो एमपीसी मतलब होता है एक तरीके से इंड्यूस्ड कंजम्पशन का स्लोप है, ठीक है जी। कंजम्पशन का एक स्लोप है उसको बोलते हैं एमपीसी, और वो इनकम के साथ मल्टीप्लाई होता है क्योंकि इनकम पे ही डिपेंड होता है। जैसे अगर इनकम जीरो हो गई तो मैं एडिशनल खर्चा, फालतू खर्चा क्या कर देंगे, जीरो, क्योंकि पूरा आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर इनकम 100 रुपए तो उस हिसाब से ये एमपीसी भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। यानी कि क्या यहाँ पे इनकम जीरो होती है, ये इनकम जीरो होने पे काम नहीं करता। सिंपल, यहाँ पे इनकम का लेवल जीरो नहीं माना जाता। ये हमेशा डिपेंड होता है किसके ऊपर, इनकम पे। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इनकम। ये हमेशा किस पे डिपेंड होता है, इनकम पे। सिंपल सी। चौथा, ये क्या कांस्टेंट होता है हमेशा, नहीं, इसमें चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो ये कहलाता है बी वाई। क्या कहलाता है, बी वाई, या फिर आप कह सकते हो चलो बी वाई, कोई बात नहीं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आसान था, बहुत अच्छी बात है। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे सेविंग के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, सेविंग के बारे में। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा ऑटोनोमस सेविंग कैसे दिखाई देती है, तो मैं बोलूंगा माइनस का एस बार, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कंजम्पशन होता है वही हम सेविंग करते हैं। जैसे जब मेरी इनकम जीरो थी तो उस टाइम पे जो भी मैंने खाया होगा वो कहां से खाया होगा, किसी ना किसी की सेविंग को माइनस करके। इसलिए जितने का मैं खाऊंगा किसी की सेविंग माइनस हो जाएगी, इसलिए स्टार्टिंग के ऑटोनोमस सेविंग को क्या बोलेंगे, माइनस का सेविंग। यहाँ पे इनकम का लेवल क्या मिलता है, जीरो। ये इनकम से डिपेंड नहीं होती इनकम पे। तो स्टार्टिंग में जो सेविंग होती है वो क्या बोलते हैं, कैसी होती है, वो कांस्टेंट होती है, लेकिन वो माइनस में होती है। तो माइनस का एस बार, सिंपल जी, माइनस का एस बार। ऐसे ये जीरो है तो माइनस में जाएगी, ये वाली सेविंग का डायग्राम जो होगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये हो गया वाई एक्सिस, ये जीरो, सिंपल जी, ऐसे। वहीं पे इंड्यूस्ड सेविंग कैसे होती है, तो ये होती है 1 माइनस में बी वाई। ये समझाऊंगा आगे कैसा होता है, बस ये याद कर लेना इसको। यहाँ पे इनकम का जीरो लेवल नहीं होता, वही सेम चीज, सारी चीजें सेम लिखनी है, डायग्राम्स भी आपको सेम बनाने, ऐसा। ये हो गया 1 माइनस में बी वाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ये डिपेंड करता है। तो ये बन गया आपका इंड्यूस्ड सेविंग और इंड्यूस्ड कंजम्पशन में डिफरेंस। यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन में डिफरेंस हमने सीखा है, सिंपल जी। तो ये आपका हो गया इंड्यूस्ड कंजम्पशन और ऑटोनोमस कंजम्पशन का डिफरेंस और सेविंग का डिफरेंस, सिंपल। अब क्योंकि जैसा सेविंग था ना वैसे ही कंजम्पशन होता है, जैसे कंजम्पशन था वैसे ही सेविंग वाला टॉपिक होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंस था मैंने यहाँ पे बता दिया, थोड़ा बहुत जो भी था, बाकी आपको करना वैसे ही है सेम। तो बार बार आपका टाइम वेस्ट करना का कोई फायदा है नहीं, बस कंजम्पशन सीखो, सेविंग आप अपने आप कर लोगे। मेन कंजम्पशन ही है, सेविंग तो अपने आप हो जाती है सब चीज, सिंपल जी। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कंजम्पशन की। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या बनता है, समझिए। अब जो कंजम्पशन होता है, क्या इंसान कंजम्पशन क्या करता है, देखो इंसान दोनों तरह के कंजम्पशन करता है। जब उसकी इनकम का लेवल जीरो होता है तब वो ऑटोनोमस कंजम्पशन करता है, जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो ये वाला कंजम्पशन करता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इंसान दोनों ही कंजम्पशन करता है। तो जब कंजम्पशन का मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो बस दोनों को जोड़ते जाना है, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, सी बार प्लस में बी वाई। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस में बी वाई। सेम इसी तरीके से जब मैं सेविंग का फॉर्मूला बनाऊंगा तो सेविंग के फॉर्मूले में क्या बनेगा, माइनस का एस बार प्लस में 1 माइनस में बी वाई, ठीक है जी। तो ये बन गया किसका फॉर्मूला, सेविंग। कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा है भैया अब ये मेरे को ना सारा समझ में आ रहा है, मगर ये बी और 1 माइनस में बी ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगी, सब चीज समझ में आएगी। आगे चले। ये था आपका कंजम्पशन और सेविंग। तो हमने सबसे पहला कंसेप्ट जो था वो खत्म कर लिया, कंजम्पशन के बारे में और सेविंग के बारे में, ठीक है जी। अब इसके थोड़े से डायग्राम देख लेते हैं और इनके साथ रिलेशन देख लेते हैं, तभी हम कर पाएंगे एपीसी एमपीसी और ये सब चीजें, सिंपल जी। चलिए एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। अब टॉपिक का नाम आता है एमपीसी एपीसी एपीएस एमपीएस। अब ये क्या होते हैं और इनके बारे में क्या समझना है वो समझते हैं एक बार, ठीक है जी। तो सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पे एपीसी। अब ये एपीसी क्या होता है, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोलते हैं जी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसका मतलब है क्या, ये इनकम का वो पार्ट शो करता है जो हमने कंज्यूम किया है।
या फिर आप ये कह सकते हो इट शोज द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ये इनकम और कंजम्पशन के रिलेशन को दिखाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, सी अपॉन में वाई। इनकम का वो पार्ट जो आपने कंज्यूम कर लिया, बस उनके रिलेशन को देख लो। यानी कि जैसे हम बोलते नहीं है, मैंने मान लो 100 रुपए कमाए, उसमें से मैंने 50 खा लिए और 50 बचा लिए, तो मैंने कितना खाया? तो आप बोलोगे भैया 50%। जैसे मैंने 100 रुपए कमाए और मैंने 80 खा लिए, तो मैंने कितना खाया? 80%। मैंने 1000 रुपए कमाए, उसमें से 500 रुपए खा लिए, तो कितना खाया? 50%, आधा खा लिया। सेम उसी तरीके से ये भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये 100% मतलब परसेंटेज में नहीं दिखाता वैल्यू को, 1 रुपए में भी दिखाता है वैल्यू को। यानी 1 रुपए का कितना पार्ट आपने खा लिया और कितना पैसा बचा लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं किसी की इनकम है 1000 रुपए, उसने कंजम्पशन करा है 800 का। कितने का कंजम्पशन किया? 800 का। तो एपीसी कितना होगा? अगर ऐसे देखा जाए तो 80% हमने कंजम्पशन कर लिया। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर 1 रुपए में आता है। 1 रुपए मतलब जैसे कंजम्पशन हो गया 800, इनकम हो गई 1000, तो मेरे को डिवाइड करने पे आंसर मिलेगा 0.8। यानी कि मैंने 1 रुपए में से 0.8 पैसे जो है, यानी कि 80 पैसे, वो हमने क्या कर लिए? कंज्यूम कर लिए। सिंपल। अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा कि 80% आपने क्या किया है? कंजम्पशन। सिंपल। इसको बोलते हैं एपीसी। वहीं पे अगर आपसे कोई बोले एपीएस निकालिए, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, एपीएस क्या होता है? इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और इसका फॉर्मूला एस अपॉन में वाई होता है। इनकम का वो पार्ट जो हमने सेव कर लिया उसको बोलते हैं एपीएस। रिलेशन बिटवीन इट शोज द रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ये इनकम और सेविंग के बीच में क्या दिखाता है? रिलेशन। अब समझिए, ये मेरी इनकम थी, ये मेरी कंजम्पशन थी। मैंने 1000 रुपए कमाए थे, 800 रुपए खा लिए थे, तो बचे कितने होंगे? जी भैया सेविंग बची होगी आपके पास 200 रुपए। बहुत अच्छी बात है। तो सेविंग यहाँ पे लिख दूंगा, बटे में इनकम यानी कि 1000 आ गया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 0.2। यानी मैंने 20% पैसा, 1 रुपए में से 20 पैसे जो है वो अपने पैसे बचाए हैं। सिंपल जी। 1 रुपए में से मैं 20 पैसे बचा लेता हूं। तो एपीसी और एपीएस और कुछ नहीं है, बस ये इंडिकेटर है जो दिखाता है इनकम का कितना पोर्शन आपने कंजम्पशन किया है, कितना पोर्शन आपने सेविंग के लिए रखा है। सिंपल। अब समझिए, अब आपको एक फॉर्मूला बचपन में आपने सीखा होगा, क्या? इनकम हमेशा बराबर होती है कंजम्पशन प्लस में सेविंग के। ये तो सीखा ही होगा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, सीखा आपने। अब मैं दोनों साइड को अगर वाई से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा आपको? नहीं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस वाई को दोनों साइड में लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कह रहा भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी करो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो देखो वाई से वाई कट गया, आपका आंसर बना गया सी अपॉन में वाई। सी अपॉन में वाई किसका फॉर्मूला है? ये है एपीसी का। तो यहाँ पे एपीसी लिख सकते हैं, प्लस में एस अपॉन में वाई किसका फॉर्मूला है? एस अपॉन में वाई ये फॉर्मूला है भैया एपीएस का। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एपीएस। तो यानी कि मैं कह रहा हूं एक और फॉर्मूला आपने सीखा कि एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू क्या होता है? 1। यानी एपीसी और एपीएस को जोड़ के आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। आप खुद देख लो ना, यहाँ पे आपका एपीसी की वैल्यू आई थी 0.8, यहाँ पे आपकी एपीएस की वैल्यू आई थी 0.2। यानी दोनों जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 1। यानी कि सीधी सी बात है, इनकम का वो पार्ट जो हमने कंज्यूम कर लिया वो एपीसी है, जो हमने सेव कर लिया वो एपीएस है। दोनों को जोड़ के टोटली तो अमाउंट आएगा, तो टोटल अमाउंट आपकी क्या दिखाई देगी? इनकम। सिंपल जी। तो ये फॉर्मूला होता है एपीसी और एपीएस का। तो एपीसी का मैंने 3 फॉर्मूले करवा दिए अभी। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन में वाई, एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन में वाई, और एपीसी और एपीएस को जोड़ दे तो आंसर क्या आता है आपका? 1। सेम इसी लॉजिक से, सेम इसी तरीके से आपको एक और चीज सीखनी है, क्या? एमपीसी। अब ये एमपीसी क्या बताया भैया? इसका मतलब होता है मार्जिनल। क्या मतलब होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या मतलब होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये है क्या? देखिए, जहां पे भी वर्ड मार्जिनल आ जाता है, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज का मतलब डेल्टा। तो बस फॉर्मूले के अंदर डेल्टा इंक्लूड हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं करना होता। जैसे अगर कोई मेरे से पूछे भैया एमपीसी का फॉर्मूला बताओ, एपीसी का फॉर्मूला आपने सीखा है? क्या फॉर्मूला होता है? सी अपॉन में वाई। सेम वही फॉर्मूला एमपीसी का भी है, सी अपॉन में वाई, बस आगे क्या लगा देना है दोनों में? डेल्टा। यानी चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन। तो अगर आपसे कोई पूछे डेफिनेशन तो बोल देना इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, या फिर इट शोज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरी इनकम 1000 रुपए से बढ़ गई। मेरी इनकम में कितने का चेंज आया? 1000 रुपए का। और इनकम में 1000 रुपए का चेंज आया, लेकिन मैंने कंजम्पशन में चेंज किया बस खाली 200 रुपए का। तो मेरा सेविंग में कितना चेंज आया? वो कह रहा भैया नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा ठीक से समझाओ। समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2010 की बात है, मेरी इनकम दे रखी है
इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। 2010 की बात है, पुराने जमाने की बात है। उस टाइम पे मेरी इनकम मान लेते हैं थी 10,000 रुपए। कितनी थी? 10,000, जिसमें से मैं 8,000 रुपए खा लेता था और 2,000 रुपए ही बच पाते थे। ठीक है जी, बढ़िया। अब 2020 आ चुका है मान लेते हैं। अब मेरी इनकम जो है बढ़ के वो डबल हो चुकी है, यानी 20,000 रुपए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं खर्चा भी अपना डबल कर दूं। मैं दिमागदार इंसान हूं, मैंने ज्यादा खर्चा अपना नहीं बढ़ाया। मैंने अपना जो खर्चा है बस थोड़ा सा बढ़ाया, बस खाली फोन वोन नया लेने लग गया बस। तो मेरा खर्चा अब 10,000 रुपए का होता है, ज्यादा नहीं खर्च करता है। ज्यादातर पैसे क्या करता हूं मैं? बचा लेता हूं, सेव कर लेता हूं। यानी मेरे अब सेविंग में कितना पैसा जाता है? 10,000 रुपए। तो अगर मेरे से कोई बोले भैया यहाँ पे एपीसी निकालो और एपीएस निकालो, तो बहुत सिंपल है, आराम से निकाल लूंगा। कैसे निकलेगा? एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई, यानी कि 8,000 बटे में 10,000। तो 8,000 बटे में 10,000 जब मैं करूंगा मेरे को आंसर मिलेगा 0.8। तो यहाँ पे आ गया 0.8, यहाँ पे आ जाएगा 0.2। 2,000 बटे में 10,000, सिंपल। इस साल में निकालने के लिए बोलेगा, बहुत सिंपल। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन में वाई। तो बस 10,000 बटे में 20 यानी कि 0.5 और 10,000 बटे में 20 यानी कि 0.5। और आप ये भी देख लोगे कि इन दोनों को जोड़ के हमेशा क्या आंसर आता है? 1। 0.8 और 0.2 1, 0.5 और 0.5 1। सिंपल ना? चलते आगे। अब कह रहा है बताइए एमपीसी क्या निकालना है? अब एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, यानी ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए पहले मेरी इनकम दे रखी है 10,000, क्या उस टाइम पे कोई चेंज हुआ था? भैया इनकम स्टार्टिंग की दे रखी है तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम मान के चलते हैं कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए स्टार्टिंग वाली वैल्यू नहीं निकलती इनसे। चेंज कितना हुआ उसको नापता है एमपीसी। तो देखो चेंज कितना हुआ, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो देखो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ? कंजम्पशन पहले था 8,000, अब कितना हो गया? 10,000। मैंने अपना खर्चा कितने से बढ़ाया? बस 2,000 से, तो ऊपर आएगा 2,000। इनकम देख लो, इनकम पहले 10,000 थी, अब कितनी होगी? 20,000। यानी इनकम में कितना चेंज हुआ? पूरे 10,000 रुपए का। सिंपल। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.2। तो एमपीसी कितना आया? 0.2। तो बस इसी तरीके से आप आराम से क्या निकाल सकते हो? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है एमपी। अच्छा एग्जांपल दे दिया ना ऊपर, ये था इसका एग्जांपल। ठीक है जी, चलो अब बात आती है एमपीएस की। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? वही सेम, एस अपॉन में वाई। फॉर्मूला वही है जो एपीएस का फॉर्मूला था, बस यहाँ पे क्या लगाना है आपको? डेल्टा, यानी कि चेंज। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एमपीएस अपॉन में मतलब डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। और यहाँ पे कोई निकालने के लिए बोले एमपीएस, तो बहुत सिंपल है। अब कैसे निकलेगा एमपीएस वो समझिए। सेविंग में कितना चेंज हुआ? तो सेविंग 2,000 से हो गई 10,000, यानी कि 8,000 का चेंज। इनकम 10,000 से 20,000 हो गया, यानी कि 10,000 का चेंज। यानी एमपीएस कितना आएगा? 0.8। स्टार्टिंग में तो निकाल नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग में तो चेंज पता ही नहीं चलेगा, इसलिए बाद में कितना आया? 0.8। और आप ये भी देख लोगे दोनों को जोड़ के भी आंसर कितना आएगा? 1। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि एमपीसी और एमपीएस का जोड़ भी क्या होता है? 1 के बराबर। जैसे यहाँ पे आपको मैंने समझाया था, सेम वैसे ही वहां पे भी। कोई दिक्कत नहीं, आसान था, पक्का पक्का, बहुत अच्छे। ये हो गया एमपीसी और एमपीएस के फॉर्मूले। तो मैंने 3 फॉर्मूले यहाँ पे समझाए और 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पे समझाए। तो बस एक चीज मेरे कहने पे, क्योंकि मैंने इतना सब समझा दिया, इतना सब करवा दिया है, बस मेरे कहने पे एक छोटी सी चीज आप याद रख लो। क्या? कि जो मैंने पीछे वाला टॉपिक करवाया था उसके अंदर था एक वर्ड बी। क्या वर्ड था? बी। तो बी मतलब होता है एमपीसी। क्या मतलब होता है? एमपीसी। बस ये एक वर्ड मेरी तरफ से रट्टा मार लेना। बी एमपीसी बराबर होता है, मतलब बी को ही एमपीसी बोलते हैं, एमपीसी को ही क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। अब सारी चीजें क्लियर कर जाओगे, सिंपल जी। चलिए ये थे कंसेप्ट्स जिसमें हमने सीखा एमपीसी, एपीसी और ये सब क्या क्या होते हैं इनके बारे में। ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा और समझा देता हूं या फिर ना समझाऊं? समझा ही देता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये निकाल लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एक बार नोट कर लो जिसको नोट करना है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। हाँ जी, शुरू करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए अभी तो मैंने जो सारा सिखाया था एपीसी, एपीएस, ये सब मैंने सिखाया था किससे? टेबल से। अब इसी चीज को समझते हैं एक बार डायग्राम से। ठीक है जी, चलिए। तो सेविंग बनाना पड़ेगा क्या? चलो पहले कंजम्पशन से सीख लेते हैं। ये होता है हमारा इनकम, ये होता है हमारा कंजम्पशन। यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब यहां पे इनकम और कंजम्पशन क्या है? बराबर, इक्वल। ठीक है। तो अगर कोई बोले आपको एपीसी निकालो या एपीएस निकालो, तो एपीसी और एपीएस तो किसी भी एक पॉइंट का आप निकाल सकते हो। जैसे अगर कोई मेरे को बोले इस पॉइंट पे एपीसी और एपीएस की वैल्यू बताओ, तो समझिए
ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है ना, ब्रेक इवन पॉइंट इसी को तो बोलते हैं, जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है। तो वहां पे निकालते हैं वैल्यू। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई। अब बस इनकी वैल्यू पुट करनी है। सी और वाई बराबर है यहाँ पे, तो मैं सी की जगह वाई लिख सकता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई अपॉन में वाई, और ये कट के क्या आंसर आ गया 1। यानी कि यहाँ पे एपीसी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एपीसी की वैल्यू होगी 1, और यहाँ पे एपीएस की वैल्यू क्या होगी, देखो एस सेविंग। अब जो कि दोनों बराबर है, एपीसी यहाँ पे दोनों इनकम और कंजम्पशन बराबर है, तो यहाँ पे सेविंग क्या होगी 0। अब सेविंग 0 होगी तो ऊपर वाली वैल्यू 0 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। सिंपल ना। या फिर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में एपीसी। ये फॉर्मूला तो भैया कभी करवाया नहीं आप, अरे अभी करवाया यार। एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1 होता है, ये तो समझाया है। हाँ जी, ये इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या बन गया 1 माइनस में एपीसी। तो बस 1 माइनस में एपीसी कितना निकाला था हमने 1, तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आ गया 0, तो एपीएस क्या आया 0, जो हमने निकाला था यहाँ पे। सिंपल ना। तो ये सब किसी भी तरीके से आप कर लोगे, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, एपीसी और एपीएस किसी भी एक पॉइंट का निकल सकता है, लेकिन अगर बात करोगे मेरे से किसकी, एमपीसी और एमपीएस की, तो एमपीसी और एमपीएस किसी भी एक पॉइंट का नहीं निकलता, क्योंकि एम मतलब होता है मार्जिनल, मार्जिनल मतलब होता है चेंज। तो हमको देखना होता है चेंज कितना आ रहा है, समझे, एक वैल्यू में चेंज कितना आ रहा है, और वो चेंज जो होता है वो किससे पता चलता है, किसी दो पॉइंट से। कि स्टार्टिंग में पॉइंट मान लो ये वाला था, बाद में कोई पॉइंट हो गया हमारा ये वाला मान लो, तो अब कितना चेंज आया वो पता चलता है किसी दो पॉइंट के डिफरेंस से। तो अब कितना चेंज आया वो देखो, ये पहले ये प्राइस था, अब प्राइस हो चुका है ये वाला मान लेते हैं, तो कितना चेंज आ गया इतना। तो देखो यहां से यहां तक का, ये वाला यहां से यहां तक का, ये फॉर्मूला किसका, यहां पे क्या दिखाते हैं कंजम्पशन, ये पूरी लाइन किस, इसको हटा दो, अब इसका काम नहीं है। हाँ जी, तो बस एक ये लाइन है, ये पूरी लाइन कौन सी है कंजम्पशन की, तो यहाँ पे सी दिखाऊंगा और यहाँ पे इनकम दिखाऊंगा। सिंपल जी। चलिए, तो मेन अब ये कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन का स्लोप निकालना है। अब स्लोप कैसे निकलेगा, अच्छा कंजम्पशन का फॉर्मूला याद है, सी बार जमा में बी वाई, जो मैंने बताया था। ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन दोनों को जोड़ के निकालते हैं। सिंपल जी। चलो, अब किसी भी चीज का स्लोप निकालना होता है, आपने बचपन में सीखा होगा स्लोप कैसे निकलता है, डेरिवेटिव करके। चलो जी, डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो डी सी बाई डी वाई, डेरिवेटिव करने पे क्या आंसर आएगा, ये सी बार तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और बी वाई को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा बी। सिंपल जी। चलिए, तो और 0 प्लस में बी क्या होगा, बस खाली बी। तो अगर बोला जाए कि इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा बी। बी मतलब मैंने क्या बताया था, बी मतलब मैंने बताया था एमपीसी। किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, एमपीसी को। सिंपल जी। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कंजम्पशन का स्लोप क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, कंजम्पशन के स्लोप का नाम होता है एमपीसी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है एमपीसी, ये है स्लोप किसका, कंजम्पशन का। तो ये वैल्यू क्या होती है, ये स्लोप ही होता है कंजम्पशन का। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर ये जो बी वाली वैल्यू है, ये क्या है, ये स्लोप ही है कंजम्पशन का। और ये कैसे निकलता है, ये बहुत सिंपल तरीके से स्लोप कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है एमपीसी का, मैंने बताया था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, यही बताया था फॉर्मूला एमपीसी का। ये और कोई नहीं है, ये यही से फॉर्मूला लिया गया है। बताया था स्लोप कैसे निकलता है, यहाँ का चेंज देखना है आपको और यहाँ का चेंज देखना है, दोनों डिवाइड करना है, मतलब ये बटे में ये, तभी तो स्लोप निकलता है। चलो जी, तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है इतना, इतना मतलब कि ये इतना, क्या बोलते हैं इसको, मतलब सी कंजम्पशन, तो चेंज कितने का हो रहा है, इसको बोलेंगे डेल्टा सी। यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, पहले इनकम थी इतनी, अब इनकम बढ़ के इतनी हो चुकी है, यानी इनकम में कितना चेंज हुआ, इतना, यानी मैं बोलता हूँ इनकम में इतना चेंज हुआ, यानी इनकम में इतना चेंज हुआ, ये बन गया डेल्टा वाई। तो बस कंजम्पशन का स्लोप क्या हो गया, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको एमपीसी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बी भी बोलते हैं। तो ये होता है स्लोप किसका, कंजम्पशन का। ठीक है। वहीं पे अगर आप मेरे से सेविंग का स्लोप पूछोगे, सेविंग, तो मैंने सेविंग का भी फॉर्मूला करवाया था, माइनस का एस बार प्लस में 1 माइनस में बी वाई। अब आप खुद समझिए, जो मैंने कंजम्पशन का फॉर्मूला करवाया है वो क्या करवाया है, सी बार जमा में बी वाई, बी मतलब एमपीसी और वाई, यही करवाया। कंजम्पशन के फॉर्मूले में मैंने एमपीसी लिया है, तो सेविंग के फॉर्मूले में यहां पे क्या होना चाहिए, एमपीएस। तो ये और कुछ नहीं है, ये एमपीएस ही है। अब ये एमपीएस कैसे है वो देखिए, मैंने आपको करवाया था एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी एमपीएस की वैल्यू क्या ऐसे निकलेगी, 1 माइनस में एमपीसी। तो ये जो 1 माइनस में एमपीसी, एमपीसी किसको बोलते हैं, बी को। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में बी, तो ये 1 माइनस बी और कुछ नहीं है, ये क्या है एमपीएस। तो
तो मैं बस इतना सा बता रहा हूं, ये जो मैंने इक्वेशन करवाई है, ये वाली कंजम्पशन वाली इक्वेशन, इसमें ये जो बी है ये एमपीसी है, एमपीसी ही बी है, और एमपीसी ही क्या है, स्लोप होता है किसका, कंजम्पशन का। मैं इतना सा बता रहा हूं, ये जो सेविंग वाली इक्वेशन मैंने करवाई है, इस इक्वेशन में ये जो 1 माइनस में बी है ये एमपीएस है, और एमपीएस होता है स्लोप किसका, सेविंग कर्व का। बस इतना समझाया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना, बस खत्म, सिंपल जी, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रिलेशन की। अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन में आप सीखोगे एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, इन सब में रिलेशन कैसा होता है इनके बारे में, सिंपल जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो चालू करते हैं। अब बात आती है रिलेशंस की। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, शुड दैट द एमपीसी एंड should that the relation between MPC and MPS, MPC और MPS के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको समझाना है। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो पहले तो आप MPC और MPS होता क्या है पहले वो बता दोगे, ठीक है जी, तो दिक्कत नहीं ना। अरे भैया डेफिनेशन लिखवाई नहीं आपने, हम कैसे लिखेंगे, अरे बहुत सिंपल है यार, तुम खुद बना सकते हो। मैंने बोली तो थी, आप लिख लेते आराम से। इट शोज द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन, या फिर इट शोज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन, वो ही एमपीसी की डेफिनेशन। सिंपल जी, इतनी आसान है, आराम से कर दोगे। डेफिनेशन लिखने के बाद अब थोड़ा सा ना एक वैल्यू एज्यूम करना और दूसरी वैल्यू निकालना। तो रिलेशन के लिए हम वैल्यू पुट करते हैं एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले के अंदर। देखिए अब रिलेशन क्या होता है इनमें, चलो जी बहुत अच्छी बात है। तो लेट एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं एमपी जीरो, ठीक है जी। एमपीसी को एज्यूम करता हूं मैं 0, एमपीसी को एज्यूम करता हूं मैं 0.5, एमपीसी को एज्यूम करता हूं मैं 1। तो देखते हैं एमपीएस की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो एमपीसी यहां पे प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एमपीएस क्या आ गया, 1 माइनस में एमपीसी, यही बना। और 1 माइनस में एमपीसी कितना था, 0 मैंने यहां पे एज्यूम किया है, तो आंसर क्या आएगा आपका 1। यहां पे कर लेते हैं, एमपीएस 1 माइनस में एमपीसी होता है, तो 1 माइनस में 0.5, तो आंसर कितना आएगा 0.5। यहाँ पे एमपीएस 1 माइनस में एमपीसी होता है, यहाँ पे एमपीसी 1 है, तो 1 माइनस में 1 किया तो क्या आंसर आया 0। यानी मेरे को क्या पता चला, जब मैं एमपीसी 0 रख रहा हूं तब तो एमपीएस बना रहा है, जब एमपीसी मैं 1 रख रहा हूं तब ये 0 आ रहा है। यानी अगर मैं एक वैल्यू को बढ़ाते जाऊं तो दूसरी वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। यानी कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यानी कैसा रिलेशन इनके अंदर, तो कंक्लूजन में एमपीसी एंड MPS have negative relation। अब देखो ये जो कंसेप्ट है मैं आपको सिंपल वे में भी बता सकता था कि बस खाली न्यूमेरिकल किया और सॉल्व किया और आपको आंसर बता दिया, लेकिन मेन क्या दिक्कत है, आपको एग्जाम्स में कैसे लिख के आओगे, बार बार बच्चे यही पूछते भैया कैसे लिख के आए, कैसे लिख के आए। तो मैं उसके लिए बस एक बार बता दिया, भैया पहले डेफिनेशन लिखो, फिर फॉर्मुला लिखो, फिर उसके बाद आपको जो समझाना है वो समझाओ। लास्ट में जो आपका आंसर आया ना वो एक बार कंक्लूजन में लिख के दिखा दो, ताकि पेपर वाले के लिए आसान हो जाए, वो कंक्लूजन पढ़े और उसको समझ में आ जाए सारा, समझे। और जो आपका आंसर आया उसको अंडरलाइन भी कर दो कि भाई नेगेटिव रिलेशन में आपको समझ में आया, समझे। इस तरीके से करोगे ना तो फिर आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, थोड़े ज्यादा मिलेंगे, समझे। और मैंने तो बिल्कुल छोटा छोटा किया है, ये तो अभी मैंने टू द पॉइंट किया है। जब वहां पे मैं करने बैठा होता ना एग्जाम्स में, तो मैं तो पूरा एक्सप्लेन करता, डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता, मैं सारे फॉर्मूले बताता एमपीसी और एमपीएस के जो भी मेरे को पता होते हैं, या फिर एमपीसी होता क्या है, उसका स्लोप होता है, कंजम्पशन का स्लोप होता है, ये सब चीजें बता के, समझे। जितना आपको पता होता है वहां भर के आओ, क्योंकि जो ड्यू के एग्जाम्स होते हैं, इग्नू के एग्जाम्स होते हैं, इनमें आपको पेज भरने होते हैं, तो जितने भरोगे उतने ज्यादा नंबर मिलते हैं, सिंपल जी। चलिए जी, कंसेप्ट तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको वहां पे पेज भी भरने, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं बस खाली कंसेप्ट लिखे आए, बोले भैया हमसे लिखा नहीं जाएगा, भैया हमसे क्या बोलते हैं लिखा नहीं जाएगा। मैं सारा सही करके आऊंगा, न्यूमेरिकल भी सही कर आऊंगा, लेकिन भैया ये फालतू की बातें मैं बना नहीं पाऊंगा। तो भैया ये फालतू बनाने के ही नंबर मिलते हैं, एग्जाम को देख के उसके हिसाब से प्रिपरेशन की जाती है। अब एमसीक्यूज के एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, बच्चे थोड़ी ना ऐसे लेटर लिखना सीखते हैं वहां पे। यूपीएससी में एमसीक्यू जब ऐसे लेटर के लिखने होते हैं तो ऐसे लेटर की तैयारी करते हैं, जब एमसीक्यूज के एग्जाम होते हैं तो एमसीक्यूज जैसी तैयारी करते हैं। तो जैसे एग्जाम्स है उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ी ना आपके हिसाब से एग्जामिनर आपके लिए बनाएगा पेपर, समझे। तो अगर क्वेश्चन 16 नंबर का है तो 16 नंबर का दिखना भी चाहिए उसको, तभी तो नंबर दे पाएगा। आप मान लो पूरा सवाल है 16 नंबर का, सवाल में दिमाग में करके मैं आंसर लिख के आ सकता हूँ, क्या मेरे को 16 नंबर दे देगा, उसको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होती है। तो जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है थोड़ी कम एक्सप्लेनेशन दो, 16 नंबर क्वेश्चन है तो डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन दो उसको,
समझे, उसी की तो नंबर मिल रहा है वो, कितना आप अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हो। तो इस तरीके से आपको करना है, सिंपल जी। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक वही सेम क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। अब एपीसी और एपीएस में कैसे रिलेशन है, सेम वही बात है, एपीसी प्लस में एपीएस होता है इक्वल टू 1, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था सारा का सारा वही करके आना है। तो सेम आपको कैसे रिलेशन दिखाई देगा, यहाँ पे नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, आसान था। तो इन सब में कैसे रिलेशन दिखाई देगा आपको, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे खत्म होता है आपका कौन सा टॉपिक, रिलेशन वाला। बस मेरे को समझाना था कि पेपर में कई बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे रिलेशन बताने वाले, तो फिर आप इस तरीके से आराम से करके आ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छी बात। अब चालू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम आता है, अच्छा रिलेशन, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। क्या रह गया, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के बाद एक लास्ट टॉपिक होगा, बोनस टॉपिक, जो कि एग्जाम्स में पक्का पक्का गारंटीड वो आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है मगर, समझे, वो केवल उनके लिए जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं। कोई बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में वीडियो देख के भाग जाते हैं, तो लास्ट तक देखो तो बोनस टॉपिक, ठीक है नहीं, और एग्जाम्स में पक्का गारंटीड लिखवा के दे दूंगा कहीं पे कि वही टॉपिक आएगा एग्जाम्स में। चलो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के बारे में समझते हैं। अब ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर होता क्या है, सिंपल जी, एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। अब बात आती है किसकी, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स की। अब ये क्या भला है उसके बारे में समझते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, कौन सा वाला फॉर्मूला, एडी का फॉर्मूला। तो इक्विलिब्रियम बताया था, इक्विलिब्रियम क्या होता है, हाँ जी वही इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जहां पे एडी बराबर होता है किसके, एएस के। और मैंने एडी का फॉर्मूला बताया था, क्या, एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई इक्वल टू एएस, ये इक्विलिब्रियम होगी फिर, है ना। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है ये केवल तब काम करेगा जब 2 सेक्टर इकोनॉमी हो। 3 सेक्टर अगर इकोनॉमी होने लग गई तब वहां पे फॉर्मूला बन जाता है एडी का सी प्लस आई प्लस जी इक्वल टू में एएस, सिंपल। और वहीं पे अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी निकली तब फॉर्मूला बन जाता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, सिंपल। अब इसमें कितनी सारी वैल्यू दे सकता है, कितने सवाल दे सकता है, वो तो बहुत ज्यादा है। अच्छा न्यूमेरिकल इसके अंदर है, और वो न्यूमेरिकल जो है उसके लिए मैं अलग से एक पार्ट बना दूंगा आपको, ठीक है जी। न्यूमेरिकल इसके साथ इंक्लूड नहीं करूंगा, न्यूमेरिकल का पार्ट अलग ही रहेगा, ठीक है जी। तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं करने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनसे न्यूमेरिकल नहीं होते, तो आप थ्योरी पढ़ के जा सकते हो आराम से, नंबर अच्छे स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल भी सीखने हैं तो अगला पार्ट जो है वो बहुत ईजी है, आराम से देख सकते हो आराम से, ठीक है जी। चलिए फिलहाल समझते हैं। तो अब इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, तो मैं तो ज्यादातर न्यूमेरिकल इसके हिसाब से करवाऊंगा, एक आधे न्यूमेरिकल मैं इसके हिसाब से भी करवाऊंगा, इसके हिसाब से नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जब ये करवा दूंगा बड़ा वाला टॉपिक तो इसके अंदर ये सब इंक्लूड हो ही जाएगा अपने आप, ठीक है जी। चलो तो एग्जाम्स में या तो इसके हिसाब से आएगा या फिर इसके हिसाब से आएगा, शुरू करते हैं। तो मेन उसी के हिसाब से समझते हैं एक बार ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जो मैंने बताया ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर ये क्या चीज है, देखिए एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट हमने माना है, सिंपल जी। और ये जो सी है, सी का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस में बी वाई, है ना जी। बाकी सब सेम उतारता हूं, आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू में ए एस, तो समझिए। अच्छा ये भी बात आपको पता होगी, जो ए एस होता है वो किसके बराबर होता है, ए एस बराबर होता है वाई के, सिंपल जी। तो ए एस की जगह हम क्या लिखते हैं, वाई, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए यहां पे इनकम जो है ये है, इनकम जो है ये है, इसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी एलिमेंट हैं इन सबको ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। बस इतना सा कंसेप्ट समझाना था। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर नाम से आ रहा है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू जब इनकम के जीरो लेवल पे भी हो पाएगी। अब क्यों माना जाएगा, क्योंकि जब भी हम इस पूरे इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, क्योंकि आप इतने बड़े नहीं हुए कि आप इनमें अलग अलग वैल्यू लिख के और इनकी अलग अलग आंसर निकाल पाओ। दैट्स व्हाई हम इन सभी को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। इसलिए अगर कभी न्यूमेरिकल को मेरे को छोटा करना पड़ जाए, इतनी सारी वैल्यूज को मेरे को लिख के छोटा करना पड़ जाए, जैसे कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि मान लो सी बार दे दिया आपको 100, इन्वेस्टमेंट दे दिया आपको 100, नेट एक्सपोर्ट दे दिया 400, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया 100, और इनकम दे रखी है नेशनल इनकम वो दे रखी है 2000, कह रहा है एमपीसी निकालिए। तो अगर कभी मेरे को ऐसे सवाल सॉल्व करने पड़ जाए तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इनकी वैल्यू बाद में पुट करूंगा और छोड़ दूंगा, नहीं, मैं इनको इसी की तरह कांस्टेंट, जैसे मैं सी बार को कांस्टेंट मानता हूं वैसे इन सब को भी क्या मानूंगा, मैं कांस्टेंट ही मान के चलूंगा, समझे जी। तो इससे होगा क्या,
इससे होगा क्या कि मैं इन सभी की वैल्यू तुरंत पुट कर सकता हूं और सॉल्व कर सकता हूं। जैसे कि अगर तुरंत पुट करूंगा तो सी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 100 तो पुट कर दी, ये सबको जोड़ते हैं तो ये हो गया 100 200 200 और क्या बोलते हैं 400 हो गया 600 600 और एक 700, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई इसकी 700। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 700 जमा में बी वाई बराबर में वाई, सिंपल। और अब मैं इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकता हूं, एमपीसी निकाल सकता हूं। वो सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा। मेन मतलब ये था कि इन सबको जोड़ के मैं क्या निकाल सकता हूं, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है पक्का? अगर भैया कर दो सॉल्व, अरे चलो ठीक है भाई। इनकम कितनी थी 2000, तो बस इनकम की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 2000, तो ये हो गया 700 प्लस में बी 2000 बराबर में 2000, ये इधर प्लस का हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो बी मल्टीप्लाई में 2000 बराबर में 2000 में से 700 गए तो ये बच गया आपके पास 1300, तो बी की वैल्यू आ गई 1300 बटे में 2000, और 1300 को जब 2000 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 0.65 सिंपल जी, खत्म। तो आपका एमपीसी कितना निकल के आ गया 0.65। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार वापस चलते हैं, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, तो इन सबको वो क्या कहता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। इस वजह से ये जो सारी कांस्टेंट वैल्यू हैं इन्हीं सबको हमने एक सीधा जोड़ के एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया ए बार, क्या नाम दे दिया ए बार। ए बार मतलब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। सी बार किसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन को, आई बार किसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को, ए बार किसको बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर को। इन सभी वैल्यू को जोड़ के सिंपल, बाकी और कुछ नहीं समझाना था इसके अंदर, बाकी इक्वेशन वैसी रहेगी बी वाई बराबर में वाई, सिंपल। अच्छा आपको कई बार मिलेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अगला टॉपिक कौन सा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और ये एग्जाम्स में पक्का पक्का आता है, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्स में। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और कुछ नहीं है, इनकम में चेंज होने की वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से हम इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज करते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज आता है। जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट देखती है लोगों की, पब्लिक की इनकम बहुत कम है, लोग बहुत गरीब है हमारे देश के, तो गवर्नमेंट कई बार क्या कर देती है अपनी इन्वेस्टमेंट में चेंज करती है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना चालू कर देती है। तो हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि वो चाहती है ना कि लोगों की इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट जी अगर आप मोदी जी अगर आप 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हो तो इससे आम जनता जो है घर देशों में रहने वाली उन सभी की इनकम हजार रुपए से बढ़ जाएगी, सिंपल। वहीं पे अगर आप 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आम जनता की जो इनकम है वो 10,000 रुपए से मतलब 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी। तो मोदी जी उस हिसाब से क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस हिसाब से हम उनको मल्टीप्लायर की वैल्यू बताएंगे, यानी कि इन लोगों की इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए चेंज हो तो, सिंपल जी। चलिए और वो कैसे निकालते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई चीज से बनता है फॉर्मूला और कुछ नहीं है, बस डेरिवेटिव करना है चेंज निकालना है। कैसे निकलेगा समझिए, वाई वालों को एक तरफ कर लो, बिना वाई वालों को एक तरफ, तो ये हो गया वाई माइनस में पी वाई, इनमें से कॉमन ले लेते हैं वाई, तो वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस में बी बराबर में ए बार, सिंपल। अब देखिए ये जो बी है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में बी, भैया ऊपर तो ए था ना, अच्छा ए को उधर ले जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई था, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि y अपॉन में क्या जाएगा वो a, कोई दिक्कत नहीं। ये है फॉर्मूला किसका, ये है फॉर्मूला किसका इनकम का, यानी कि इनकम अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकल सकती है। अच्छा इसको भी फिलहाल यहीं पे रखता हूं, अगर आपको इनकम निकालनी है तो कैसे निकलेगी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो भी होगी, ऑटोनोमस जो भी वैल्यू होगी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर उसको डिवाइड करना है 1 माइनस में बी से, तो इस तरीके से भी आप अपनी इनकम निकाल सकते हो, सिंपल। अब बस इसका डेरिवेटिव जैसे आप कर दोगे ना वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, इसका डेरिवेटिव करते के साथ ही आपको क्या मिल जाएगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या और कैसे काम करता है अगले टॉपिक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ नहीं है भाई, ये ऑटोनोमस को उधर लेके जाना है, यहाँ पे बचेगा 1, ये बन जाएगा ए बार, यही फॉर्मूला बन जाएगा किसका, क्या बोलते हैं उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ठीक है खत्म करते हैं, एक बार टॉपिक समझाता हूँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन कैसे आता है, क्योंकि वो थ्योरी के अंदर इंक्लूड होता है, न्यूमेरिकल नहीं मानता मैं उसको, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपका टॉपिक खत्म कर देते हैं, मतलब चैप्टर खत्म हो जाता है, सिंपल जी। एक बार फटाफट जिसको नोट करना है नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी चालू करते हैं। बात आती है अब ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं या फिर दिखाते हैं किससे, के से। अब ये के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई,
यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? के। इसके और भी फॉर्मूले हैं क्या? 1 में 1 माइनस में एमपीसी, अभी सिखाया था मैंने आपको, वो 1 में 1 माइनस में बी इक्वल टू वाई अपॉन में ए बार सिखाया था ना, ये वही फॉर्मूला है। बी का मतलब क्या होता है? एमपीसी, तो मैंने वही लिख दिया बस, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल ना, वो समझा चुका हूं मैं पहले ही, ठीक है, ज्यादा डरना मत उससे। अच्छा एक बात और पता होगी आपको, एक में से जब एमपीसी को माइनस कर देते हैं तब आंसर आता है आपका एमपीएस का। किसका? एक सेकंड में। हाँ जी श्योर थे। तो के मैंने 3 फॉर्मूले आपको समझा दिए, बस ये 3 फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप सब चीज कर सकते हो। तो बस सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लिख के दिखाना पड़ेगा के की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बता देना इट शोज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपल जी। चलिए उसके बाद फॉर्मूले लिख देना के, और क्वेश्चन में के की वैल्यू देगा निकालने के लिए, मतलब सॉरी बाकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देगा आपको निकालने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन क्या रहा है, इफ गवर्नमेंट सपोज to invest 1000 CR in India for development of employment या फिर employment generation program, बाकी फलाना दिमाग कुछ भी, ठीक है जी। And MPC is 0.8, calculate the value of मल्टीप्लायर। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? मल्टीप्लायर की वैल्यू, यानी कि अब ये जो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने करी है, अब ये कितना मल्टीप्लाई कर पाएगी। सिंपल जी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक टेबल बना के आराम से प्रोसेस समझा देंगे भी और उनको बता भी देंगे। तो टेबल के अंदर मैं क्या क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। अब उस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी है कितने की? 1000 करोड़ की। क्या वो गवर्नमेंट बार बार इन्वेस्टमेंट करेगी उतना? नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहने वाली है लॉन्ग टर्म तक, यानी कि कितना भी मैं कर लूं उसका टोटल हमेशा कितना आएगा? 1000 करोड़, क्योंकि गवर्नमेंट एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी लॉन्ग टर्म तक वो उतना ही रखेगी, कांस्टेंट, चेंज नहीं करेगी उसको, ठीक है। अब समझिए, जब गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, स्कूल कॉलेज बनवाए, तो जो स्कूल कॉलेज बनाने वाले लोग थे उन लोगों को क्या मिली होगी? इनकम मिली होगी। कितने रुपए इनकम मिली? 1000 करोड़ रुपए इनकम मिली। सिंपल जी। मैं ये मानता हूं कोई घूस नहीं खा रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो इनकम प्रोवाइड करी गई वर्कर को, वो कितनी प्रोवाइड गई? 1000 करोड़। सिंपल। अब एमपीसी कितना था? 0.8, यानी कि लोग जो है वो 80% कंज्यूम कर जाते हैं। अब 1000 रुपए में से आम पब्लिक जो भी वो 80% क्या करेगी? कंज्यूम, यानी लोगों ने खा लिया कितना? 800 रुपए, और पैसे बचे कितने होंगे उनके पास? फिर उन्होंने बचाया हुआ कितना? सेविंग में डाला हुआ कितना? 200 करोड़। तो जो 200 करोड़ रुपए उन्होंने सेविंग में डाले वो कहीं पे गड्ढे में छुपा दिए होंगे, तो वो जो सर्कुलर फ्लो था उससे इकोनॉमी से बाहर चला गया, वो पैसा किसी काम का नहीं आएगा। जो पैसा उन्होंने खाने में लगाया, चिप्स कुरकुरे घर के राशन पानी में लगाया होगा, जिन इंप्लॉइज ने पैसा लगाया होगा करके खाने पीने में, वो ही किसी और की फिर दोबारा से क्या करेगा? इनकम जनरेट कर पाएगा, किसी और की इनकम बना पाएगा। यानी 800 करोड़ से फिर से किसी और की इनकम बनी। अब 800 करोड़ से इनकम बनी तो फिर उसमें से भी जब दूसरा बंदा होगा उसकी इनकम 800 से बनी तो फिर वो भी खाएगा। कितना खाएगा? 0.8, क्योंकि एमपीसी कितना है? 0.8, तो खाएगा कितना वो? 640, 80%, यानी कि 8 × 64, 640 रुपए खाएगा। कितने पैसे बचेंगे उसके पास? बचेंगे 160 रुपए, वो बचा लेगा। अब जो उसने खाए होंगे वो भी कहीं ना कहीं पे किया होगा, कहीं पे पे करेगा, तो फिर किसी और की इनकम बनेगी 640 से, फिर वो भी बंदा खाएगा, बाकी पैसे बचाएगा, फिर उससे किसी और की इनकम बनेगी, और ऐसी प्रोसेस बार बार क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। सिंपल। मेन आपको ये टॉपिक निकालना है कि लोगों की इनकम कितनी बनी। जो गवर्नमेंट ने 1000 रुपए का खर्चा किया उससे पहले बंदे की तो इनकम 1000 बनी, जब उसने दोबारा खर्चा किया तो किसी और की भी तो इनकम बनी होगी ना, उससे 800 बनी, फिर उसने खर्चा किया तो उससे किसी और की इनकम बनी 640। तो ऐसे से टोटल इनकम कितनी बनी आपको मेन ये निकालना है। और वो कैसे निकलेगा? जब आप के निकाल पाओगे। के का फॉर्मूला क्या था? 1/1 माइनस में एमपीसी। एमपीसी कितना दिया था आपको? 0.8, तो 1/में 0.8 लगा के तो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करोगे जब आप, तो आपको मिलेगा 10/8, और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा आपको यहाँ पे सॉरी 1/में 0.8 और ये हो गया 0.2, 1 माइनस में एमपीसी होता है ना, क्योंकि ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 10/2, इसको सॉल्व करोगे तो 2 से कट गया 5। सिंपल जी। तो के की वैल्यू कितनी आई? 5। अब जो भी आपका वैल्यू आई है ना उसको सभी से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाली वैल्यू से सभी से। तो 1000 इंटू में 5 हो गया 5000 रुपए, 800 इंटू में 5 हो गया 4000 रुपए, 200 इंटू में 5 हो गया 1000 रुपए। तो ये हो गया आपके लिए क्या? ये हो गया आपके लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की पूरी प्रोसेस। और पैसा कितना मल्टीप्लाई हुआ? 5000 रुपए। यानी अगर गवर्नमेंट 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देती है तो इससे हम आम जनता पब्लिक
5,000 करोड़ की क्या बना सकते हैं, इनकम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग लोगों को। सिंपल जी। तो ये थी पूरी प्रोसेस। और आपने ये काम कैसे किया, लास्ट में अगर आपको लगे मैंने कंटेंट कम लिखा है तो लास्ट में आप स्टेप लिख देना, स्टेप्स कि मैंने कैसे किया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में 1,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने जमा किए थे तो इनकम बनी 1,000 करोड़, जिसकी वजह से एमपीसी 0.8 था तो हमने कंजम्पशन कितना किया, 800 का, और सेविंग कितने की बची, 200 रुपए। फिर दूसरे स्टेप को एक्सप्लेन कर देना, फिर तीसरे स्टेप को एक्सप्लेन कर देना। स्टेप्स क्या है, ये और कुछ नहीं है। जैसे 10वीं क्लास में आप क्या करते थे, ट्रायंगल बनाते थे डीबी का लेके, फिर उसके बाद उस स्ट्रक्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन लिखते थे ना, स्टेटमेंट लिखते थे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी फॉर 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। वही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिख के आनी है, समझे, और कुछ नहीं। अगर आपको थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करना है और आपको टेबल थोड़ी बड़ी बनानी है तो बस इसी को चलाते रहना पूरी प्रोसेस, ये कभी खत्म ही नहीं होगी, समझे। तो बस इस तरीके से कर लेना। यहां पे खत्म होता है आपका पूरा टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का। अब इसके अंदर रह गए थोड़े से न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल वाला पार्ट मैं अलग से बना दूंगा। ये थ्योरी वाला पार्ट था, ये भी मेरे हिसाब से थ्योरी थी, तो ये थ्योरी वाला पार्ट था मेरे हिसाब से। मैंने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दी है एक पूरे चैप्टर के अंदर, एक पूरे वीडियो के अंदर। सिंपल जी। तो बस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, यानी कि नाखूनों से भी थैंक यू आपको, ठीक है जी। और आपने अगर पहले नहीं कर रखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आफत नहीं आ रही, आराम से कर दिया, बाद में हम भी यहीं आप भी हम कहां जा रहे हैं हम भक्के, है ना भाई। चलो भाई, तो जाने से पहले एक छोटी सी बात और, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल जी। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर लिखे हैं, तो कोशिश करना जल्दी परचेज करना। सिंपल जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन। नोट कर लेना भाई, जो भी नोट करना हो। बाय बाय।